हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इस रिवीजन प्रोग्राम का नेक्स्ट पार्ट लेकर के स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट है अपना रोटेशन। रोटेशन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग रोटेशन को एक पार्ट में कवर नहीं करेंगे। रोटेशन को पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में कवर करेंगे। अपना पार्ट 1 में जो रहेगा दैट विल बी मेनली रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग इसमें मेनली सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं, कितना सा बात को हमें याद रखना है, ये सारी बातें। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलावा जो भी बाकी बातें हैं वो पार्ट 2 में हम लोग रखेंगे, ठीक है? नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा। ओके, चलो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर के। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इट इज जस्ट लाइक द इनर्शिया। जैसे लीनियर इनर्शिया होता है वैसे ही रोटेशनल इनर्शिया होता है। इस रोटेशनल इनर्शिया को ही हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर any point object which is rotating about any axis। अगर मान लेते हैं कि ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट में ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में ऐसे रोटेट करेगा। तो किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जो एक एक्सिस के अबाउट, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे, तो जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसका ये आर हो गया, है ना, सर्कल का रेडियस। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखते हैं आई इक्वल्स टू दैट विल बी एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट मास, है ना, और इसका वैल्यू कितना होता है एम आर स्क्वायर। एम क्या है, मास, आर क्या है, तो उस पॉइंट मास का डिस्टेंस कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, या फिर कह लो कि उस पॉइंट मास का डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, ठीक है? तो अब ये पॉइंट मास कहीं पर भी दिखे आप जैसा वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, सपोज कर लो एक कैनिकल पेंडुलम को ही लेकर के हम बात करते हैं। एक कैनिकल पेंडुलम जो कि ऐसा, ये अगर इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो बताओ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन, तो ये देखो ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है ना, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो ये बन जाएगा, दिस एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पूरा पूरा लाइन। तो यहाँ पर एक मास है एम, ये इस सर्कल में ऐसे करके घूम रहा है ना। इसको नहीं देखना है कि वो वहां पर थ्रेड लगा हुआ है, थ्रेड है लगा हुआ, दैट इज ओके, लेकिन ये जिस सर्कल में घूम रहा है दैट सर्कल इज दिस वन, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये वाला देखना पड़ेगा आर, ये मास तो दिया हुआ है। अगर मान लो कि ये एल है दिया हुआ एंड दिस एंगल इज थीटा, तो बताओ आर के जगह पर क्या लिखोगे? तो ये साइन थीटा लगा सकते हो, साइन थीटा इक्वल्स टू आर बाय एल। तो आर निकल करके आ जाएगा, आर इक्वल्स टू हो जाएगा एल साइन थीटा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर, तो एम इंटू एल साइन थीटा का होल स्क्वायर। होप से समझ में आया थोड़ा, ठीक है? चलो फिर से नेक्स्ट एग्जांपल पे लेके चलते हैं। सपोज कर लो कि इस तरीके से ये एक ऐसा रॉड है जिसके अबाउट की चीजें घूम रही है, ये एक अनदर रॉड है और इस रॉड से यहाँ पर ऐसे करके एक मास है जो थीटा एंगल पर इस पॉइंट से बंधा हुआ है ऐसे करके, और इसका मास m है। वैसे सिमिलरली यहाँ से ऐसे करके एक और भी मास है जो कि ये थीटा एंगल पर इधर भी बंधा हुआ है। अब पूछ रहा है कि ये दोनों मास mm है, अगर ये डिस्टेंस d है, ये भी डिस्टेंस d है ना, और ये लेंथ l है, तो बताओ कि मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो रोटेट कर रहा है, यस, तो रोटेट कर रहा है, तो ये सर्कल ऐसे ऐसे बड़ा वाला सर्कल बन रहा है, तो इसका ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझा रहे ना, ये ऐसे करके घूम रहा है उसके चारों तरफ, ठीक है? तो ये काम करेगा इसके रेडियस का, दिस विल बी इट्स आर, क्योंकि यही एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। तो ये आर के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी, और ये हो गया एल, एल का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एल कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एल साइन थीटा। तो बताओ आर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, डी प्लस ये प्लस एल साइन थीटा, वही सेम इधर भी रहेगा। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखोगे, आई इक्वल्स टू इसके लिए एम इंटू आर स्क्वायर, तो आर के जगह पर क्या बन गया, डी प्लस एल साइन थीटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी वही सेम है, ये जो डी होगा, सॉरी आर जो होगा, आर इक्वल्स टू ये डी प्लस ये वाला डिस्टेंस, तो डी प्लस एल साइन थीटा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इसी को सिर्फ डबल कर दो, 9/2, ठीक है? तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, होप से समझ में आ गया, ओके, ठीक है? सपोज करो कि कोई एक पॉइंट मास नहीं है, पॉइंट मास नहीं है, लेकिन उसके जगह पर रिजिड बॉडी तो है, रिजिड बॉडी है ना, लेकिन वो जो रिजिड बॉडी है उसका हर एक पॉइंट, उस रिजिड बॉडी का हर एक पॉइंट
इस एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर है। मेरी लाइन, मेरा बात समझ में नहीं आया। ये देखो, ये एक रॉड है, सपोज कर ले ये एक रॉड है ऐसा, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रॉड को जो है हम लोगों ने ऐसे करके सर्कल में घुमाना है। तो ये पेन ही तो तुम्हारा रॉड हो गया। तो ये पेन जो है ये ऐसे करके ये घूम रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसका ये वाला पॉइंट, रॉड का ये वाला पॉइंट, यहां से कितना डिस्टेंस पर, आर। ये वाला पॉइंट कितना डिस्टेंस पर, आर। ये वाला पॉइंट कितना डिस्टेंस पर, आर। ये वाला पॉइंट कितना डिस्टेंस पर, आर। तो यहां पर जो है रॉड का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस आर पर है। रॉड हमें पॉइंट मास नहीं दिख रहा है, रॉड यहाँ पर पॉइंट मास नहीं दिख रहा है, बट स्टिल इसका बिहेवियर तो पॉइंट मास का ही जैसा हुआ ना। जैसे एक पॉइंट मास का डिस्टेंस यहां से आर होता है, वो तो पॉइंट मास, यानी इसका तो हर एक पॉइंट का भी डिस्टेंस आर ही है ना। तो इसका हर एक पॉइंट को अगर हम अलग अलग भी पॉइंट मान लें तब भी तो डिस्टेंस आर ही काउंट होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो कि पॉइंट नहीं है, इन पॉइंट नहीं होते हुए भी अगर वो पॉइंट टाइप का बिहेवियर कर रहा है, तो कैसे समझेंगे कि वो पॉइंट टाइप का बिहेवियर है, कि अगर उसके हर पॉइंट का डिस्टेंस यहां से सेम है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू तुम कितना लिख सकते हो, mr स्क्वायर। क्लियर हुआ? ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए भी तुम क्या लिख सकते हो, mr स्क्वायर। ओके, चलो अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि अपने पास में एक पॉइंट मास नहीं है, कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। अब एक रिजिड बॉडी है, वो जो है इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर ये घूमेगा ऐसे, तब तो इसका हर एक पॉइंट अलग अलग रेडियस बनाएगा। यस, तब हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा एक के लिए तो mr स्क्वायर नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर सकते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन जिसको हम लोग k से लिखते हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर अपने पास में एक पॉइंट मास नहीं है, उसके जगह पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, लेकिन अगर हम लोगों ने उसको एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया, तो अगर उसको एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करके सोचो कि ये एक पॉइंट मास यहाँ पे लोकेटेड हुआ, इफेक्टिव पॉइंट मास, इसका टोटल मास जो भी है m, वो m यहाँ पर है, तो इट इज अ इफेक्टिव पॉइंट मास। इफेक्टिव पॉइंट मास कुछ ऐसा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का होगा वही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट मास का भी होगा अबाउट दिस एक्सिस। तो ऐसे में ये वाला डिस्टेंस जो है एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं उसको रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब उसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना इस एक्सिस के अबाउट, अगर उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई मान लेंगे तो वही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी होगा। मतलब वो आई और यहां पर से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो m इंटू के स्क्वायर है, तो पॉइंट मास है तो mr स्क्वायर, तो यानी m k स्क्वायर, ये दोनों सेम ही होगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा रेडियस है जो एक रिजिड बॉडी को पॉइंट मास मानने पर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस को बताता है। तो यानी रेडियस ऑफ गायरेशन अगर कभी भी दे दे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए तो उसको डायरेक्टली m के स्क्वायर तुम्हें यूज कर लेना है। रेडियस ऑफ गायरेशन कभी भी दे तो वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है हमें कोई मतलब नहीं है, वो चाहे रॉड हो, चाहे रिंग हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, m के स्क्वायर। ध्यान रखना रेडियस ऑफ गायरेशन देने के बाद सिर्फ m के स्क्वायर। और अगर तुमसे रेडियस ऑफ गायरेशन ही पूछ लिया तो k स्क्वायर इक्वल्स टू i बाई m, यानी k इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर i बाई m। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m से डिवाइड कर दो तो यानी रेडियस ऑफ गायरेशन निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक रिजिड बॉडी के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन, होप सो ये दोनों ही बातें क्लियर हो चुका है तुम लोगों को, ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है? तो देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2D टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। 2D यानी लैमिना टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए, लैमिना प्लेनर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो जिसमें कि वॉल्यूम नहीं बोलोगे हम लोग। जैसे कि मान लो एक रिंग है तो रिंग एक प्लेनर हो गया 2D ऑब्जेक्ट। जैसे एक डिस्क है ना, जैसे एक स्क्वायर है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए ही सिर्फ ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड रहेगा। ये जो है ये उस किसी भी टाइप का अगर ये लैमिना है, लैमिना ही हम लोग इसको बोलेंगे, लैमिना, इस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि इस पूरे ऑब्जेक्ट में
आपको कहीं पर भी मान लो कि एक पॉइंट ले दिया मैंने, ये रहा पॉइंट, ओरिजिन ही मान लो इसको, तो ये अगर ओरिजिन है, ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है ना, ये अगर मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये अगर इसमें वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये तो प्लेन का सॉरी लैमिना के ही प्लेन में होगा, और साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे पर कैसा है, परपेंडिकुलर भी। तो लैमिना के प्लेन में दो एक्सिस लेना है, हम तो एक्स वाई जस्ट नाम दिया है, तो लैमिना के प्लेन में दो एक्सिस लेना है जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। रिपीट कर रहा हूं, लैमिना के प्लेन में ही दो एक्सिस लेना है जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, और ये जहां से भी पास करता है इस पॉइंट को तुम ओरिजिन नाम दे सकते हो, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात करें तो मान लेते हैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स आई एक्स, ठीक है। लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस जो है वो है आई एक्स। ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस ये हो गया आई वाई, ठीक है। आई एक्स आई वाई आपको अगर ये मालूम है तो एक तीसरा एक्सिस जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में आएगा उसको हम लोग जेड नाम दे सकते हैं। तो आई अबाउट जेड एक्सिस विल बी इक्वल टू आई अबाउट एक्स प्लस आई अबाउट वाई, ठीक है। इन दोनों का सम होगा। यहां पर जो है ना ये थ्योरम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फॉर्मूला याद हो जाता है, इसको हम समझ नहीं पाते। इसमें आई एक्स को हम रियल वाला एक्स एक्सिस मान लेते हैं, आई वाई को रियल वाला वाई एक्सिस मान लेते हैं। मैंने तुम्हें क्या समझाया कि अगर एक लैमिना टाइप का ऑब्जेक्ट है, तुम इसके प्लेन में दो एक्सिस ले लो, दो एक्सिस, एक एक्सिस ये हुआ और एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर में ये हुआ, चाहे वो जिस भी पॉइंट से पास करे। फिर से मैं इसी डायग्राम को बना रहा हूं, तुम्हें जहां जैसे भी लेना, जैसे ये हुआ, ये हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इसी को हम एक्स नाम दे देंगे, इसी को वाई दे देंगे, बशर्ते ये दोनों एक्सिस एक दूसरे पर क्या होना चाहिए बोलो, परपेंडिकुलर। तो इसी को हम लोग एक्स और वाई दे देना है। हमें इसको अगर आपको अगर एक्स वाई में कंफ्यूजन है तो इसके अबाउट आई वन मान लो, इसके अबाउट आई टू मान लो, फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ उसके प्लेन में दो एक्सिस होना चाहिए, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जो भी उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाला जो एक थर्ड एक्सिस है जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वो थर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। इसमें भी अगर इसको एक्स वाई नाम दिए हो तो आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर हो जाएगा। होप सो आई एम क्लियर टू यू ऑल कि ये 2D टाइप का ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है और तीन एक्सिस इसमें इन्वॉल्व होता है ना। वो तीन एक्सिस आप कैसा भी यूज कर सकते हो, बशर्ते थर्ड एक्सिस तो उसमें परपेंडिकुलर ही जाएगा, बाकी का जो पहला दो एक्सिस है वो दोनों का आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी है और उसके प्लेन में होना भी जरूरी है, ठीक है। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब मैं बात कर रहा हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या है, ये किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई मतलब नहीं है कि वो प्लेनर है, 3D है, पॉइंट मास है, ये हर टाइप का ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। इसमें जो भी आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास तो होगा, सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला चाहे जो भी एक्सिस हो, मतलब नहीं है, मान लेते हैं यही एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ठीक है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए, ओके। और इसके पैरेलल में कोई भी एक्सिस बना लो, जैसे ये एक्सिस है, दिस एक्सिस इज एक्सिस पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास एक्सिस, द एक्सिस इज पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास एक्सिस, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है d। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस एक्सिस के अबाउट, ये नया एक्सिस जो पैरेलल है, जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के पैरेलल है, इसके अबाउट आई होगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस प्लस m इनटू ये दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस दिख रहा है, यानी md स्क्वायर, I इक्वल्स टू ICOM प्लस md स्क्वायर। ये नया वाला एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के पैरेलल में बना पड़ा है, ये हर टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास का अबाउट क्या है। अब वो सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऐसे हो, सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऐसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेंटर ऑफ मास एक्सिस का अबाउट में मालूम हो और दूसरा वाला एक्सिस उसके पैरेलल हो, ये जो नया वाला एक्सिस है वो इसके क्या हो, पैरेलल हो, सेंटर ऑफ मास एक्सिस के पैरेलल हो।
सेंटर ऑफ मास एक्सिस मतलब एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एक्सिस। होप सो आई एम क्लियर। ठीक है, सो ये हो जाता है ICOM प्लस MD स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। डन है। अब हम लोग जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स के टाइप को लेंगे और उस पर इसको अप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लो अब मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं रॉड। डन है। रॉड के लिए अगर मैं बात करूं, रॉड के लिए तो इसका ये वाला पॉइंट ही हो गया सेंटर ऑफ मास, बता चुका मिडिल पॉइंट पे पड़ेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस, इसमें जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस कहते हैं वो इसको कहते हैं, इसमें जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस कहते हैं वो इस एक्सिस को कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास एक्सिस। ध्यान में रखना, इसमें सेंटर ऑफ मास एक्सिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये इसका L है। ठीक है, तो बताइए आई अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, होप सो सबको याद होगा ml²/12। ये आपको मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर इस रॉड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करना है, क्योंकि ये रॉड है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो इस पर आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते। तो चलो ये इस रॉड के लिए अगर मान लेते हैं ये रॉड दे दिया उसने और उसने बोला ये इस एक्सिस के अबाउट बताओ, जो कि सेंटर ऑफ मास से मान लेते हैं L/4 डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है तो पहले हमें इसके अबाउट तो मालूम होना चाहिए। तो ICOM कितना मालूम है, तो ml²/12। हमें इसके अबाउट I चाहिए, है ना। तो I इक्वल्स हम लोग लिख देंगे ml²/12 प्लस m इंटू कितना का डिस्टेंस है L/4 का होल स्क्वायर, जो भी आ जाए। अगर मान लेते हैं कि हमें अब नेक्स्ट एग्जांपल में ये उसने रॉड दिया, हमें उसने बोला इस एक्सिस के अबाउट बताओ, ये जो इसके कॉर्नर से पास कर रहा है, एंड पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट हमें पता होना चाहिए, फिर इसके अबाउट यूज करेंगे हम लोग I इक्वल्स टू, तो ICOM प्लस MD स्क्वायर क्या होता है ml²/12 प्लस m इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर ये ml²/3 के बराबर आ जाएगा। चलो अब अगर मान लेते हैं रॉड ही है, रॉड ही है, लेकिन रॉड को ही उसने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, ऐसा कर दिया। अब ये उसने इस एक्सिस का अबाउट पूछ लिया, ये अब यहाँ पर तो ये तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस ओरिजिनल तो नहीं हुआ, लेकिन ये तो सेंटर ऑफ मास से पास कर ही रहा है। तो रॉड के केस में जैसे कि उसने ये वाला एंगल दे दिया है थीटा, और ये तो खैर एक्सिस है, लेकिन एक्सिस के परपेंडिकुलर में रॉड नहीं है रखा हुआ। तो अपना जो इक्वेशन है ICOM इक्वल्स टू ml²/12 तो तभी होता है जब रॉड परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें पहले एक हाइपोथेटिकली इसको इसके परपेंडिकुलर में रॉड बनाओ, ऐसा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अगर ये लेंथ L है तो ये वाला जो लेंथ होगा ये कितना हो जाएगा, L का ये कंपोनेंट cos थीटा, ये L sin थीटा। ठीक है ना, तो ये जो लेंथ बनेगा यहाँ से यहाँ तक वो हो जाएगा L sin थीटा। तो जब भी ये रॉड मान लो कि थोड़ा टेढ़ा करके दे दे तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, I इक्वल्स टू m L ना यूज करके L sin थीटा को यूज करेंगे, ²/12 ऐसा करेंगे। तो थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस रॉड, ये जो रॉड है, रॉड एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला। ठीक है, एंगल बिटवीन द रॉड एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, ये ml² sin² θ/12। क्लियर हुआ आप लोग सभी को। तो अब अगर मान लेते हैं कि हम रॉड का कॉम्बिनेशन ही ले लेते हैं, एक रॉड है, दूसरा रॉड है, तीसरा रॉड है, चौथा रॉड है, ये रॉड ही रॉड, ये 4 रॉड हो गए। अब हमें जो है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लो इस एक्सिस के वो ये वाला एक्सिस है, ठीक है, ये रॉड के प्लेन में ही है, चारों रॉड का लेंथ सेम है। तो अब हम लोगों को सपोज कर लो कि सबसे पहले हम इस रॉड के बारे में बात करें, ये वाला रॉड, इसका मास कितना m, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा L/2। तो देखो इस रॉड का हर एक पॉइंट क्या सेम डिस्टेंस पर है या नहीं है, तो इस रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये L/2 है, बताया था ना, ये इसका हर एक पॉइंट तो सेम ही डिस्टेंस पर है ना, यहाँ से सेम डिस्टेंस। आर यू ऑल ओके, समझ में आया ना। इस रॉड के लिए सिर्फ mr², क्योंकि ये रह जाता है mr², ये रिजिड होते हुए भी एक पॉइंट टाइप का बिहेवियर है, स्टार्टिंग में अभी सिखाया थोड़ा 10 मिनट पहले।
फिर ये वाले रॉड के लिए भी ये देखो ये कितना रह गया L/2, तो इसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा m L/2 का होल स्क्वायर यानी ml²/4। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग बाकी के दो रॉड्स का। तो ये वाले रॉड, तो अगर हम लोगों ने ये वाले रॉड के बारे में बात किया तो ये हो गया लेंथ L। तो इस रॉड के लिए बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके लिए तो ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, तो इसके लिए हो जाएगा ml²/12। सिमिलरली इस रॉड के लिए भी कितना हो जाएगा ml²/12। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बोलो। तो इधर वाले का ml²/4, ml²/4, लेफ्ट साइड वाला भी यही है, इतना इंटू 2 कर दो, प्लस ऊपर वाला ml²/12 उसको भी इतना इंटू 2 कर दो, नीचे वाला भी। ठीक है, चलो फिर से नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। सपोज कर लो कि अपना जो रॉड सिस्टम है वो ही कुछ ऐसा, ये 4 रॉड है। ओके, ये 4 रॉड है और इसमें हमें इस एक्सिस के अबाउट उसने बोल दिया, ये वाला एक्सिस के अबाउट उसने बोल दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो अब इस एक्सिस के अबाउट अगर बोल दिया और ये चारों रॉड जो है वो स्क्वायर बना करके है, ये स्क्वायर बना करके है ऐसे करके एक दूसरे पर 90 डिग्री ऐसा। तो भाई हर एक रॉड का तो मास हमें पता है m, लेंथ पता है l, ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये रॉड जो है वो देखो एक्सिस से ये थोड़ा एंगल पर है ना, है या नहीं है, तो ये पहले थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, रॉड अगर एंगल पे हो जाता है। अच्छा ये तो हमने आपको पहले भी याद करवाया कि अगर एक एंड के अबाउट आ जाता है तो हम लोग कितना ml²/3, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ml²/3। और अगला कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया था कि अगर रॉड थोड़ा बेंड हो जाए थोड़ा एंगल थीटा पर, तो L ना यूज करके L sin थीटा यूज करना है ना। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट को अब एक साथ बात करेंगे। तो इस रॉड के लिए क्या यूज करना है, तो ml²/3 वाला फॉर्मूला है, लेकिन L के जगह पर यूज करेंगे L sin 45 का स्क्वायर बाई 3। ठीक है, इस रॉड के लिए भी क्या यूज करोगे, ये देखो इसके लिए भी एंगल यही है सेम 45, तो इसके लिए भी m L sin 45 का स्क्वायर बाई 3, सेम इसके लिए भी यही 45 है। तो इस एक्सिस से ऐसे करके, तो इसके लिए भी बात करो m L sin 45 का स्क्वायर बाई 3, इसके लिए भी वही सेम, तो एक का लेकर के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 टाइम्स। होप सो क्लियर है। चलो रॉड का एक लास्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। सपोज कर लेते हैं कि ये ऐसा ही है, लेकिन इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा वो इसका सेंटर ऑफ मास के जो परपेंडिकुलर वाला लाइन है इसके अबाउट उसने पूछ लिया, ये वाला, ये परपेंडिकुलर के अबाउट, ये इसमें भी यही 4 रॉड है और तुमसे पूछा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब इसको कैसे करोगे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहाँ पर है ना, ऐसे करके पास कर रहा है ऐसे परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास। तो इसमें कैसे अप्लाई करोगे, तो पहले एक रॉड के लिए सोचो, तो ये रॉड, ठीक है, इस रॉड का ये वाला पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ मास, है ना, और यहां पर से अगर एक एक्सिस पास करे तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, एक रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और उसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा ml²/12। इसके अबाउट क्लियर है ना ml²/12। अब जिस एक्सिस के अबाउट बात करें वो है ये, तो ये एक्सिस और वो एक्सिस एक दूसरे के क्या है देखो तो पैरेलल है। डिस्टेंस का कितना बात है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये L/2 है ना, तो ml²/12 इसके अबाउट है, इससे L/2 ऊपर यहाँ के अबाउट। तो बताओ एक रॉड का कितना हो गया, तो ml²/12 प्लस m d² पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो L/2 का होल स्क्वायर, ये एक रॉड का है। क्या यही सेम कहानी इस रॉड के लिए भी नहीं है, देखो इसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस उसको भी L/2 डिस्टेंस, ये वाला रॉड भी देखो सेंटर ऑफ मास एक्सिस उसका भी L/2 डिस्टेंस, मतलब इसको ऑल टुगेदर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, और ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। सो चलो ये रॉड था, रॉड के कॉम्बिनेशंस तुम्हें सिखाए, रॉड पर क्वेश्चंस बनते हैं, होप से सबको रॉड समझ में आ गया। चलिए अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ रिंग को, तो देखो रिंग का अगर मैं बात करूं तो ये रहा रिंग, इसका जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस होता है वो इसको बोलते हैं, जो सेंटर ऑफ मास से पास करे और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब अगर मैं उसको ऐसे करके दिखाऊं इस रिंग को, तो इसमें सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऐसा होगा, ये हो गया सेंटर ऑफ मास एक्सिस। इस तरीके से मैंने रिंग को बनाया इसलिए ये एक्सिस बना पा रहा हूँ, यहाँ पर तो नहीं बना पाऊंगा, ये परपेंडिकुलर। तो इसके अबाउट क्या होगा ICOM, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा,
ICOM इक्वल्स टू कितना हो जाता है, mr स्क्वायर. दिस यू हैव टू मेमोराइज, कीप इन माइंड दिस वन अबाउट ऑफ रिंग. चलो अब यही रिंग के लिए ही अगर मैं बात करता हूँ, वो याद करने के बाद सपोज कर लो कि उसने तुम्हें बोल दिया कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ, ये वाला एक्सिस जो कि इसके प्लेन में है, एक्सिस जो इसके प्लेन में है, सेंटर से पास कर रहा है लेकिन इसी के प्लेन में है, तो बताओ उसके अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसके अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो हम लोगों को यूज करना चाहिए, बताओ रिंग तो प्लेनर ऑब्जेक्ट हो गया, तो प्लेनर ऑब्जेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं और करेंगे, है ना. तो इसमें करेंगे तो ये वाले एक्सिस के अबाउट तो हमें पता ही है कितना, mr स्क्वायर. हमें इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है तो उस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए हम लोग ऐसे सोचेंगे, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना वो ये है, इसके परपेंडिकुलर में एक और एक्सिस बना लेंगे, है ना. तो इस तरीके से हमें दो एक्सिस मिल गए जो कि इसके प्लेन में है. इसको तुम x मान सकते हो, इसको तुम y मान सकते हो. ये x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का है वही सेम y एक्सिस के भी अबाउट है ना. जैसे कि ये रिंग y एक्सिस के अबाउट देखो आधा आधा इधर उधर है, वैसे ये रिंग इस एक्सिस के भी अबाउट आधा आधा है. तो वैल्यू वाइज IX अगर I हम मान रहे हैं तो IY भी कितना है, I है, और Z के एक्सिस के अबाउट तो हमें पता ही है. तो हम लोग इक्वेशन क्या यूज करेंगे, तो IZ इक्वल्स टू IX प्लस IY. तो IZ के जगह पर कितना होता है बोलो, mr स्क्वायर. IX के जगह पर I प्लस IY के जगह पर भी I. सो I प्लस I कितना हो गया 2I. सो 2I इक्वल्स टू mr स्क्वायर, हेंस I इक्वल्स टू कितना हो गया बोल, mr स्क्वायर बाई 2. अब हम लोग इसको भी धीरे धीरे याद करेंगे. तो एक एक्सिस जो रिंग के ही प्लेन में है और सेंटर से पास कर रहा है कितना होगा उसके अबाउट, mr स्क्वायर बाई 2. अगर वो एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है लेकिन उसके परपेंडिकुलर है तो mr स्क्वायर, उसी के प्लेन में है तो mr स्क्वायर बाई 2, परपेंडिकुलर है mr स्क्वायर, उसी के प्लेन में है mr स्क्वायर बाई 2. याद हो गया दोनों, ओके. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. सपोज कर लो कि यही रिंग है और इस एक्सिस के अबाउट हमें बताना, ये वाला एक्सिस जो यहाँ से पास कर रहा है लेकिन है इसी के प्लेन में, इसी के प्लेन में है, ठीक है. तो क्या ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, आंसर इज नो, ये तो नहीं पास कर रहा है. तो क्या हम लोग सेंटर ऑफ मास एक्सिस, इसमें ये जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है यहाँ से जो एक्सिस पास कर सकता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं. ये परपेंडिकुलर वाला एक्सिस नहीं हुआ, ये इसी के प्लेन वाला हो. तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसको हम लोग ICOM नाम दे करके mr स्क्वायर बाई 2 बोल सकते हैं. तो इसके अबाउट हमें I लिखना है, तो I इक्वल्स टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करो. तो ये कितना बन जाएगा बोलो, mr स्क्वायर बाई 2, ये तो ICOM का काम कर रहा है, प्लस ये वाला तो कितना डिस्टेंस से शिफ्ट किया है r, तो ये क्या बन जाएगा mr स्क्वायर. सो द आंसर क्या बन गया यहाँ 3/2 mr स्क्वायर. हम इसको नहीं बोल रहे कि ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, जो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास एक्सिस होता है वो ये होता है, बट दिस एक्सिस इज आल्सो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. एनी एक्सिस व्हिच विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, उसके साथ तुम ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो. पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए बस जो एक्सिस के अबाउट तुम्हें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, दैट्स इट. ठीक है, तो ये हो गया एक रिंग का. होप सो क्लियर हो रहा है सबको, ओके. एक लास्ट मुझे बता, सपोज कर ले कि एक रिंग है ऐसा, मैं उसका इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, जो एक्सिस ये पेन के जैसा है, ये जो एक्सिस पेन के जैसा है इसके अबाउट मुझे बताना है. समझ आ रहा है ना. ये रहा पेन, ये पेन देखो ये खड़ा है, ये पेन है ना, ये पेन ऐसे खड़ा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर में इस एक्सिस के अबाउट बताओ तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसके अबाउट I अगर लिखना है तो बताओ ये वाला एक्सिस के अबाउट मालूम होता है ना, ये सेंटर से जो पास कर रहा है ऐसे परपेंडिकुलर वाला, है ना. तो उसके अबाउट कितना हो जाएगा mr स्क्वायर. ये हो गया ICOM प्लस वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है d को ही तो हम लोग r बोल रहे हैं यहाँ पर, तो प्लस mr स्क्वायर. आंसर कितना हो जाएगा 2mr स्क्वायर. क्लियर है. रिंग का है अगर हम कॉम्बिनेशन पर चले जाए, सपोज कर लो कि ऐसे 3 रिंग दे दिया उसने ऐसे करके, 3 रिंग पहले ज्यादा हो जाएगा, वेट. सपोज कर लो कि मुझे यहाँ पे 2 ही रिंग दिया है और इस एक्सिस के अबाउट ये जो इस एक्सिस के ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है इसके अबाउट हमसे पूछ रहा है, बताओ तो क्या बोलेंगे, कितना लिखेंगे. तो इस रिंग का, दोनों का मास सेम मान लो, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये पहले वाले रिंग का, तो I इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ इस पहले वाले रिंग का mr स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इसी के अबाउट ये दूसरे वाले रिंग का भी हमें लिखना है, दूसरे वाले रिंग का भी लिखना है. तो दूसरे वाले रिंग का तो यहाँ के अबाउट नहीं जानते, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जानते हैं. तो इस एक्सिस के अबाउट तुम जानते हो mr स्क्वायर, है ना.
लेकिन वहां से यहां तक में तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r। तो उसके लिए उसका अपना सेंटर ऑफ मास वाला हो गया mr² प्लस उसको यहाँ पर से शिफ्ट कर रहे हो यानी m इंटू डी, डी की जगह पर कितना हो गया 2r का होल स्क्वायर। अब ऐड कर दो जो भी आंसर आ जाए। हाथ समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग रिंग को डील करेंगे। ओके, अब जब हम लोगों को रिंग समझ में आ गया तो अब हम लोग बात कर रहे हैं डिस्क को लेकर के। एक सेकंड, रिंग और डिस्क ये दोनों में खास बात क्या है, अगर मान लो रिंग का एक सेक्शन भी दे देना, जैसे एक टुकड़ा ही है, ये पूरा रिंग नहीं है, एक उसका टुकड़ा है ना, तो रिंग का टुकड़ा का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे ये वाला एक्सिस के अबाउट अगर पूछ रहा है तो बस तुम्हें इसका मास मालूम होना चाहिए, मास m है, इस सेक्शन का भी ये रेडियस r है, और इस एक्सिस के अबाउट ये जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसके अबाउट i जो रहेगा वो mr² ही रहेगा फॉर्मूला, इस सेक्शन का मास m है। तो यही सेम चीज, और ऐसा ही इक्वेशन हम लोग डिस्क में भी देख लेंगे। ठीक है, डन। चलो अब मैं बात करूंगा डिस्क को लेकर के। चलो डिस्क को लेकर के देखो, अगर ये डिस्क है तो एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे करके ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई, उसको हम लोग सेंटर ICM कहते हैं, mr²/2, mr²/2, समझा है? अब इसको लेकर के भी अगर हम इसे क्वेश्चन बनाया जाए, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। सपोज कर लो कि उसने बोल दिया कि हमें इस एक्सिस के अबाउट बताओ जो कि इसी के प्लेन में अप्लाई कर रहा है, तो जस्ट रिंग के ही जैसा होगा, तो हमें इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कितना पता है mr²/2 है ना, ये जो एक्सिस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर में है उसके अबाउट कितना पता है बोलो, ये इस एक्सिस के अबाउट कितना पता है mr²/2। तो हम लोग जब इस एक्सिस पर पहुंचेंगे तो जैसा रिंग में अप्लाई हुआ था mr² से का आधा हुआ था ना, वैसे यहाँ पर mr²/2 का आधा हो जाएगा। सो बताओ इस एक्सिस का अबाउट कितना हो जाएगा mr²/4। ध्यान में रखना है इसको भी, क्लियर? चलो अगर मान लेते हैं, सपोज कर लो यही एक डिस्क है, हमें इस एक्सिस का अबाउट पूछ लिया जाए, ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, पहले भी ऐसा सीखा। तो फिर से इस एक्सिस के अबाउट तुम्हें मालूम है mr²/4, इसके अबाउट मालूम है mr²/4, ये वाला डिस्टेंस मालूम है r, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करेंगे, बताओ i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इसके अबाउट, तो mr²/4 प्लस m इंटू ये वाला डिस्टेंस है r का स्क्वायर, हो गया जो भी आंसर आ जाए। ठीक है, सपोज कर लो कि यही एक डिस्क है, ऐसे तुम्हें मैंने इस एक्सिस के अबाउट, ये जो इससे पास कर पेरिफेरी से एकदम इस पे खड़ा है, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैंने पूछा तो यहाँ के अबाउट तुम्हें पता है mr²/2, और ये जो शिफ्टिंग है ये है r का, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ इस बीच में, तो यानी इसके अबाउट जो i हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास का अबाउट कितना हो गया mr²/2 प्लस md² होता है, तो m इंटू डी की जगह पर कितना हो जाएगा r²। ठीक है, अगर हम लोग जो है वो डिस्क का ही एक सेक्शन को ही ले लें, तो डिस्क का अगर एक सेक्शन ऐसे एक सेक्शन को ही अगर ले लें तो ये हो गया इसका सेंटर, तो इसका अगर मास m है और रेडियस r है, तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे जो परपेंडिकुलर जा रहा है इस प्लेन के, है ना, उसके अबाउट इसका भी फॉर्मूला वही रह जाएगा mr²/2, जो कंप्लीट डिस्क है अबाउट इट्स सेंटर एक्सिस, जो इसके प्लेन के ऊपर में वही सेम फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई होगा। ठीक है, डिस्क भी समझ में आ गया सबको? ओके, अब डिस्क के बाद हमें कंसंट्रेट करना है हॉलो स्फीयर पे एंड देन सॉलिड स्फीयर पे, दैट्स इट, इतना ही हमें अभी याद करना है। तो हॉलो स्फीयर का अगर मुझे बात करें, हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस होता है उसके अबाउट कितना हो जाता है बताओ ICOM, तो 2/3 mr², 2/3 mr²। अब यहाँ पे स्फीयर है, स्फीयर में सेंटर ऑफ मास एक्सिस ये भी वही है, जो वो एक्सिस है वही एक्सिस, क्योंकि ये भी सेंटर से ही पास कर रहा है, ये भी एक्सिस वही है, फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये तो स्फीयर है ना, गोल है ना, तो वर्टिकल ही हो कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी जाएगा तभी उसको सेंटर ऑफ मास एक्सिस ही कहेंगे। तो इसके अबाउट भी कितना रहेगा 2/3 mr², इसके अबाउट भी कितना रहेगा 2/3 mr²। तो यहाँ पर सब का सब जो भी एक्सिस सेंटर से पास करेगा सब सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, यहाँ पे जो भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करेगा सबका सब क्या है, सेंटर ऑफ मास एक्सिस है। तो हर एक के लिए फॉर्मूला कितना रह जाएगा 2/3 mr², फॉर्मूले में कोई चेंजिंग है ही नहीं, डन है। अगर मान लेते हैं कि ये एक हॉलो स्फीयर है ना, हमसे वो इस एक्सिस के अबाउट पूछ ले, तब
हमें इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, ये 2/3 mr स्क्वायर, उससे ये r डिस्टेंस पर शिफ्ट करो इसको, तो I इक्वल टू हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, d की जगह पर r है। ठीक है, सपोज करो कि हमसे उसने ऐसे पूछ लिया ये वाला एक्सिस के अबाउट बताओ, ये वाला एक्सिस, तो भाई इसी के बाद बताना है, तो ये इसके अबाउट क्या हो गया 2/3 mr स्क्वायर, कितना से शिफ्टिंग है ये r का, तो यही सेम आंसर ये वाला। अगर मान लेते हैं हमको उसने बोला ये हॉलो स्फीयर है, हमें ये वाले पॉइंट से जो ऐसे करके एक्सिस पास करे ना, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट बताओ, ये सब बेकार में कंफ्यूजन है, क्योंकि यहां से जो एक्सिस पास कर रहा है वो भी सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, उसको यही सेम पैरेलली r डिस्टेंस से तो शिफ्ट कर रहे हो, तो इसके अबाउट भी आंसर क्या रह जाएगा 2/3 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, d की जगह पे r स्क्वायर, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। होप सो सबको क्लियर हो गया हॉलो स्फीयर भी। चलो सॉलिड स्फीयर का ही हम बात करें, अब सॉलिड स्फीयर का बात करें तो सॉलिड स्फीयर में अगेन सेंटर ऑफ मास से कैसा भी एक्सिस पास कर दो, सब सेंटर ऑफ मास एक्सिस से, कितना का फॉर्मूला रह जाएगा बोलो 2/5 mr स्क्वायर, क्या फॉर्मूला रह जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, है ना। अब चाहे वो एक्सिस ऐसा पास करे, चाहे ये एक्सिस ऐसा पास करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी के अबाउट वही है, जो भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करेगा यानी सेंटर से पास करेगा, सबका सब सेंटर ऑफ मास एक्सिस होगा। अगर मान लेते हैं अब यही सॉलिड स्फीयर में अगर कोई एक्सिस जो है वो यहां से ऐसे करके पास कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये सेंटर से r डिस्टेंस से पास कर रहा है, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा भाई, I इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर प्लस कितना का शिफ्टिंग r का, तो m इंटू r स्क्वायर। अगर कोई एक सॉलिड स्फीयर है जो कि यहाँ से ये इस पॉइंट के अबाउट मैं ये रोलिंग करते हुए ही मान लो जा रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट बताओ, यहाँ के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सिस ऐसा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, कितना का ये शिफ्टिंग है r, सेम फॉर्मूला यहाँ, क्लियर है। तो हॉलो स्फीयर हुआ, सॉलिड स्फीयर हुआ, ये दोनों का सिमिलर है। ये हमारा बेसिक था जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमें मालूम होना ही चाहिए, उसके बिना थोड़ा दिक्कत होता है। इसके अलावा जो मान लो कि कुछ इसमें एडवांस भी है कि अगर मान लेते हैं एक बॉडी से एक पोर्शन कट कर दें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, तो वो हमारे नीट के लिए उतना काम का नहीं है, आप लोग उस पर बहुत ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है। जितना अभी बताया इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, समझा ना, ये प्योर बेसिक वाली बात था। तो इसके अलावा जो रेस्ट वाला बात है वो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैव टू बी अंडर कंट्रोल कंप्लीटली, ना हमसे अगर ये पूछ लेता मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो ये एक रोटेशनल इनर्शिया है। क्या है ये? एक रोटेशनल इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज पर डिपेंड करता है? तो ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, मास पे और उसका डिस्टेंस कहां से, एक्सिस से। अब मैं तुम्हें एक तीसरा फैक्टर भी थ्योरेटिकली समझा रहा हूं, एक तीसरा फैक्टर भी, तो वो इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि वो जो मास है वो एक्सिस से कितने दूर तक फैला हुआ है, कितने दूर तक फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो बेसिकली अब अगर मैं बोलूं तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक मास पर और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस, उसी को हम आर के नाम से यहाँ पे बोलते हैं, समझ में आता है। तो जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने सिखाया था k इक्वल्स टू √i/m, तो अभी जितने भी केसेस दिखाया है मैंने आपको, उस सभी के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन चाहे कोई भी केस आ जाए, आई लिखा ना, √i/m कर दोगे वो रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलो प्रैक्टिस ओवर इट, रेस्ट विल डिस्कस इन पार्ट 2। थैंक यू।